बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी वार्म वेलकम टू BBC 11 हेडलाइन न्यूज़। नाज़रीन, प्रोग्राम बेलाग तेज़ी के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ एज़ यूजुअल मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी कमरुज़्ज़मान भट्ट साहब। कमर साहब, आपको वेलकम करूँगा। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके साथ मौजूद हैं अदब की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम तनवीर बेताब साहब। तनवीर बेताब साहब, आपको भी वेलकम करूँगा। ठीक ठाक हैं आप? बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये शो आपकी खिदमत में लाइव पेश किया जा रहा है। मैं सबसे पहले आपका वक्त ज़ाया किए बगैर कमर साहब की तरफ बढ़ूँगा कि सबसे बड़ा इशू जो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दावा कर रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें कम कर दी हैं, महंगाई कम कर दी है, लेकिन कराची से लेकर कश्मीर तक कमर भट्ट साहब एक ही आवाज़ है कि कारोबारी हालात, जो कारोबारी बरादरी है वो इस वक्त चीख चीख के कह रही है कि हमारे हालात नहीं ठीक, हमारे बच्चों का मुंह तक का निवाला तक छीन लिया गया, इतने टैक्सेस, इस तरह के सारे मामला। तो ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस ने हमारे मुल्क को जकड़ लिया है, इसकी तरफ कोई हुकूमत की 1% भी तवज्जो नहीं है। कहाँ देख रही है सारा? क्या इस हवाले से PTI की तमाम पॉलिसियाँ नाकाम हो चुकी हैं? जी तो साहब, बिल्कुल आपने ये दुरुस्त कहा है। इस वक्त जो हुकूमती दावे तो बहुत बुलंद बांग हैं कि महंगाई पर काबू पा लिया गया है, आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है, आवाम के लिए ऐसी पॉलिसियाँ लाई जा रही हैं जिससे अमली तौर पर उनको फ़ायदा पहुँचे, हर लिहाज से रोज़गार के मौके फराहम किए जा रहे हैं। लेकिन अमली तौर पर इस हवाले से जो है वो कुछ मामला सामने नहीं आ रहे। महंगाई की बात करें तो बिल्कुल ज़ाहिरी बात है, कभी आटे का बहरान सामने आ रहा है, कभी चीनी का बहरान आ रहा है, कभी सब्जियां जो है वो खुद साख्ता महंगाई की नज़र की जा रही हैं, कभी पेट्रोल जो है वो महंगा किया जा रहा है। जो है रवा माह जो है हुकूमत की तरफ से एक रिलीफ पेट्रोल की सूरत में दिया गया है, लेकिन अभी भी आवाम का ये कहना है कि जिस हिसाब से पेट्रोल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया था उस हिसाब से उसकी कीमत कम नहीं की गई, और अभी मज़ीद इसमें गुंजाइश है कि बहुत हद तक इसमें कमी लाई जाए, पेट्रोलियम मसनूआत मज़ीद सस्ती की जाए। क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत ही एक ऐसी चीज़ है कि जैसे ही इनकी कीमत में 1 रुपया भी इजाफा किया जाता है तो तमाम जो कारोबारी तबकात हैं, तमाम जो स्टॉक होल्डर्स हैं, तमाम जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, नाजायज़ मुनाफाखोर हैं, ताजर हैं, व्यापारी हैं, वो हर चीज़ के नरखों में 10 से 20 और 50 रुपए तक इजाफा कर देते हैं। अब गुज़िश्ता दिनों में जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं तो उस तनाज़र में अगर देखा जाए तो हर चीज़ की कीमत में कई गुना तक इजाफा हुआ है। लेकिन अब जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की गई हैं, उसके बावजूद हुकूमत दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में या खुरोनोश की जो अशिया हैं उनकी कीमतों में कमी करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आती है। इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म का ये दावा कि हम रिलीफ दे रहे हैं आवाम को, अभी तक अमली तौर पर आवाम को रिलीफ नहीं पहुँचा वाक़ियतन और दूसरी एक और बात महंगाई के हवाले से कि एक तरफ तो हुकूमत ये ऐलान कर रही थी कि आवाम को बिजली और गैस की कीमतों में भी रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन उसके बरअक्स गैस की जो कीमतों में खामोशी के साथ कई गुना तक इजाफा कर दिया गया है। 200% तक बताया जा रहा है। तो इसी से आप अंदाजा कर लें कि अगर 200% तक इजाफा कर लिया गया है, जिस घर का 5,000 रुपये गैस का बिल आ रहा था वो 20 से 25 से 30,000 रुपये तक जब बिल आएगा तो वो चीखेगा नहीं, बददुआएं नहीं देगा हुकूमत को, तो और क्या करेगा। अच्छा तनवीर बेताब साहब, यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है कि आप यकीन माने कि हमें जो रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे जो लोग जो हमें न्यूज़ जो भेजते हैं उसमें कारोबारी बरादरी का सिर्फ एक ही चीज़ है कि हमारे कारोबार ठप हो चुके हैं, हमारे कारोबार बंद। जो एक सर्कल था पिछले 6 महीने से वो पकड़ा ही नहीं दे रहा। तो इस सारे आप चूँकि खुद भी आप इस हवाले से ट्रेड को बड़ी गहरी नज़र से आप देखते हैं, तो कहाँ पे समझते हैं कहाँ पे फेलियर है, कहाँ पे हुकूमत से गलती हो रही है, क्यों ये संभल नहीं रही मैशत? देखिए जी, इसकी सबसे पहली बात यह है, हुकूमत ले रही है सोलो फैसले। होना तो ये चाहिए कि तमाम स्टेक होल्डर्स को लिया जाए अपने साथ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, तजारती तंजीमें हैं, उनको साथ लेके मशवरा करके फिर पॉलिसियाँ तश्कील दी जाएँ, तो फिर उसके जो है मुस्बत नताइज सामने आएंगे। लेकिन अब जब से ये हुकूमत आई है इसने सोलो फ्लाइट ली है, अपने फैसले खुद ही किए जा रहे हैं, ना किसी ताजर तंजीम से मशवरा करते हैं, ना चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री की बात मानते हैं, तो फिर उसका नतीजा लाजमी यही निकलना है। अब तक देखिए, जब से ये हुकूमत आई है इन्होंने सबसे पहली बात तो ये की है कि इन्होंने बिला वजह ताजरों के ख़िलाफ़, सनतकारों के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म की कार्रवाइयाँ शुरू की हैं, जिनमें ख़ास तौर पे FBR को इनके पीछे लगाया गया है और टैक्सेशन कलेक्ट करने का निज़ाम जो है वो अजीब-ओ-गरीब किस्म का तरतीब दिया गया है, लोगों को धमकाया गया है, डराया गया है, उससे खौफ और रात की फ़ज़ा फैली है और रेवेन्यू जो है वो भी इकट्ठा नहीं हो रहा। अब क्या हो रहा है, मुझे जो हमारा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसके एक बड़े अहम जो ऑफिसर हैं उन्होंने कहा जी मेरा नाम मत लीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि हमें टारगेट दिया गया है 555 अरब रुपए का।
जो हमने करने हैं। रिवाइज टारगेट था 545 अरब का, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये किसी भी सूरत 430 अरब से ज़्यादा नहीं होगा, मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। अच्छा, उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं चल रही, इंपोर्ट्स कम हो गई हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स कम हो गई हैं, जो रेवेन्यू हमारा रूटीन में जा रहा था गवर्नमेंट को वो भी नहीं जा रहा, तो उसकी वजह से हुकूमत परेशान है एक तरफ से। अच्छा, दूसरी तरफ हुकूमत के ये दावे कि जी हमने पॉलिसियाँ ठीक कर दी हैं, हमने पॉलिसियाँ दुरुस्त कर दी हैं, लोग बड़े मज़े में हैं, हमारी मईशत तरक्की कर रही है, मईशत आगे बढ़ रही है, ये बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे कोई डॉक्टर कहे कि ये मरीज़ ठीक हो गया है, मरीज़ को कहे तुम ठीक हो गए हो, मरीज़ कह रहा भाई मुझे तकलीफ़ है, मुझे दर्द हो रही है, नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ डॉक्टर मैं हूँ तुम हो, ये बात नहीं है। अभी डॉक्टर इमरान खान साहब तो यही कह रहे हैं कि मईशत ठीक हो चुकी है। जब ठीक होगी ना, जब मरीज कहेगा, जब अवाम कहेंगे हमें रिलीफ मिल गया है, हम ठीक हो गए हैं, हमें कोई फ़ायदा हो गया है, बिजली के बिल कम हो गए हैं, हमारे सुई गैस के बिल हमारे कम हो गए हैं, हमारे लिए पेट्रोल सस्ता हो गया है, खाने पीने की चीज़ें हमारी सस्ती हो गई हैं, हमारा ताजर बरादरी को रिलीफ जो है, ये समझे कि कारोबार चल पड़े हैं, बजाय पहले बंदे निकालने के नए बंदे भर्ती होना शुरू हो जाएं, तो हम समझेंगे कि मईशत हमारी तरक्की के रास्ते पे चल पड़ी है। उससे उसके पहले जितने दावे हैं वो दावे सिर्फ दावे हैं, उनकी कोई हकीकत नहीं है, उनकी कोई बुनियाद नहीं है, उसको कम अज कम मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। अच्छा कमर भट्ट साहब, 8 मार्च को जो है एक औरत मार्च होने जा रहा है। आज से 2 दिन पहले टीवी पे एक शो होता है जिसमें खलीलुर रहमान कमर जो है वो भी अदब से ताल्लुक़ रखते हैं, बड़े नामवर राइटर हैं, उनका मारवी शर्मा जो एक दिफाई तज्ज़ियाकार है, उनके साथ एक जिसे कहते हैं बड़ा, अब तो वो सोशल मीडिया पे आपको पता है बहुत ज़्यादा उसकी जो है ना शोर चल रहा है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी के स्लोगन के साथ जो है, और वहाँ पे जो अब्यूजिंग की सूरत हाल पैदा हुई, वहाँ पे एक शटअप कहने से जो खलीलुर रहमान कमर ने औरत की ज़ात की धज्जियाँ उड़ाई, और जिस तरह से उसको कहा देखें हम मुसलमान हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इस चीज़ को देखें, इस तरह औरत को इस तरह तजलील करना कि जब आप शटअप के जवाब में उसको एक बाकायदा तौर पर गालियाँ निकालें, घटिया औरत कहें या इस तरह के अल्फाज कहें, और फिर इस एक बिल्कुल अजीब तरह से किस नज़र से सारे सिनेरियो को देख रहे हैं आप, क्योंकि सोशल मीडिया इस वक्त इस चीज़ से भरा पड़ा है, इसकी नेगेटिविटी के हवाले से और इसकी पॉजिटिविटी के हवाले से, तो कहाँ पे सारा ये देख रहे हैं आप सिनेरियो? देखें, सबसे पहले तो ये है कि एक इदारा पाकिस्तान में बन चुका है पैमरा, जो इस हवाले से ऐसी गुफ्तगू जो होती है, नाजेबा अल्फाज, नाजेबा मवाद जो नशर किया जाता है, उस हवाले से वो एक्शन लेता है इदारा, और नोटिस भी जारी किए जाते हैं, शोकस नोटिस होते हैं, जुर्माने भी किए जाते हैं, बैन भी किया जाता है, पाबंदी लगाई जाती है जो भी इस तरह की गुफ्तगू करता है मीडिया पर। तो इस हवाले से एक तो यह है कि पैमरा का किरदार भी देखना होगा कि पैमरा ने किस हद तक नोटिस लिया है, क्या कार्रवाई की है, कोई जीरो कार्रवाई अभी तक। और दूसरी चीज़ ये है कि वाकई आपकी बात दुरुस्त है कि खलीलुर रहमान कमर ने अगर मीडिया पर ये बैठ कर ये खातून के बारे में इस तरह की अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, वो ये एक देखें, एक तो ये बात दुरुस्त है कि ये एक नारवा रवैया है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको देखें, वो एक राइटर हैं, अदीब हैं, शायर हैं, तो उनकी जो है वो लिखारी हैं, वो उनके अल्फाज पर उनकी गिरफ्त है, तो उनको चाहिए था कि किसी मुनासिब तरीके से, मुनासिब अल्फाज में अगर उन्होंने अपना मुद्दा बयान करना था, गुस्से का इजहार करना था, अपने इश्तिहाल को ज़ाहिर करना था, तो मुनासिब अल्फाज में वो कर देते। जिस तरीके से बहुत से ड्रामे उन्होंने लिखे हैं, हाल ही में उनका ड्रामा एक जो है वो बहुत ज़्यादा वो हिट हुआ है जो, तो उस हवाले से मैं कहूँगा देखिए उनमें उन्होंने बहुत से पैगामात जो हैं वो बड़े मुख्तात अंदाज में अपने डायलॉग के ज़रिए, जुमलों के ज़रिए पब्लिक तक पहुँचाए हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनको उस टॉक शो में भी ऐसे ही अपनी गुफ्तगू का स्टाइल जो है इस तरीके से रखना चाहिए था कि अगर वो इश्तिहार में आते हैं, गुस्से में आते हैं, तो उसको वो मुनासिब पैराए में अल्फाज के साथ बयान कर देते हैं, बजाय इसके कि वो इस तरह उन पर जो है वो यलगार कर देते बड़े नाजेबा अंदाज में। दूसरी चीज़ ये है कि हमें ये भी देखना चाहिए कि आखिर वो भी इंसान है। एक वक्ती इश्तिहाल के तहत आकर उन्होंने जिस तरह का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया, जिस तरह वो बीबी मुसलसल देखिए बीबी ने कोई अब्यूजिंग नहीं की, उसमें सिर्फ और सिर्फ देखिए हमारे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है, बल्कि मैं तनवीर साहब आपको भी इसमें ऐड करूंगा, ये सारी चीज़ में सबसे बड़ा इशू है। देखिए हमारे जो है मुसलमान होने पर सवाल खड़ा कर दिया जाता है। और भाई सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब आपको एक आपने कहा जी शटअप गाली है, तो गाली के जवाब में आप शटअप कह सकते हैं ना, शटअप का जवाब शटअप के साथ दिया जा सकता है। कुरान पाक में भी लिखा है जब आपके साथ कोई ज्यादती करता है तो उसके साथ उतनी ही ज्यादती करो जितनी उसने तुम्हारे साथ की, ना कि आप उससे बढ़ के गालियाँ देने लग
पड़े और उसकी ज़ात पे और उसके जिस्म पे कोई ऐसी फिक्र कस दें। देखें, एक स्लोगन एक बात की हद तक तो ठीक है, लेकिन आप इस सारे मेरा जिस्म मेरी मर्जी और ये फिर आगे ये गालियों का तूफान, ये कहाँ पे देख रहे हैं आप? देखिए जी, अगर कोई आम बंदा ये बात करता ना तो शायद काबिल माफ़ी होती, लेकिन जनाब खलीलुर रहमान कमर साहब जो कि एक बहुत बड़े राइटर हैं, जो कि लफ्ज़ों से खेलने के माहिर समझे जाते हैं और लफ्ज़ उनके पास बहुत ज़्यादा हैं, उनकी तरफ से ये रद्द अमल मैं समझता हूँ ये बिल्कुल नाकाबिल माफ़ी है। देखिए, जो मर्जी है उन्होंने इंटरप्ट किया, सरमदी ने उन्होंने जो इनको मारवी सरमद थी, उन्होंने इनको इंटरप्ट किया, गलत किया, मानता हूँ गलत किया, इंटरप्ट नहीं करना चाहिए था, बात को नहीं काटना चाहिए था, लेकिन उसका जवाब जो बात के काटने का आप गाली दिए तो नहीं कह सकते ना कि जी आपके जिस्म पे जवाब में हाँ। आप उनको ज्यादा से ज्यादा यू शट अप कर दें जी बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा, बल्कि आला तरफी तो ये है कि आप ये भी ना करें, लेकिन अगर चलें ये भी कर दें तो किया जा सकता है। लेकिन इससे हटके जो कुछ इन्होंने खलीलुर रहमान कमर साहब ने कहा है वो मैं दोहराना उनके बिल्कुल दोहरा भी नहीं सकते, हम देखें ना, भी नहीं चाहता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम खवातीन की तदलील है, ये सिर्फ एक खातून की तदलील नहीं है, तमाम खवातीन की तदलील उन्होंने की है और इस पे उन्हें तमाम खवातीन से माफ़ी मांगनी चाहिए, उन्हें इस पे तमाम खवातीन से माजरत करना चाहिए और आइंदा उन्हें मोहतात होना चाहिए। देखिए 2-4 बरसा 100 खवातीन के लिए कोई, मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी तादाद इसमें नहीं होगी। अगर 200-400 खवातीन को देख के आप पूरी पाकिस्तानी कौम को ये लगा दें कि उसके ऊपर फतवे लगाना शुरू कर दें कि जो कोई औरत के हक में बात करे आप उसको गाली निकाल रहे हैं, जो उसके हक में बात करे तो आप कहते हैं कि वो मुसलमान ही नहीं है, ये भी सोशल मीडिया पे अजीब सी बहस चल रही है। सरदार साहब, ये अच्छा यहाँ पर बड़ी एक मुज़हका खेज बात है कि वही खलीलुर रहमान कमर जो कुछ अर्सा पहले सोशल मीडिया पर या टीवी पर उनके ड्रामा जो हैं उनमें खवातीन को मजलूम दिखाया जाता है, खवातीन को इस हिसाब से दिखाया जाता है, उनके ड्रामों में ये दर्ज दिया जाता है कि खवातीन का एहतराम किया जाए, खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए, खवातीन के लिए एक एहतराम की फ़ज़ा जो है वो माशरे में हमार की जाए। लेकिन वही खलीलुर रहमान कमर जब वो खुद अमली तौर पर खुद उन पर ही ऐसी सूरत हाल आती है तो वो एहतियात का दामन जो है वो बलाए ताक रख देते हैं, वो अपने ही लिखे हुए डायलॉग्स को भूल जाते हैं, अपने लिखे हुए ड्रामों को भूल जाते हैं जिनमें ख़वातीन की जो है वो तज़हीक और उनकी तजलील को जो है वो बुरा गर्दाना जाता है। लेकिन जब अमली तौर पर उन पर ये चीज़ आती है तो वो मैं खुद हैरान हूँ कि वो क्यों इतने इश्तियाल में आ गए और उन्होंने इस तरह की वो लैंग्वेज जो वो यूज़ की है। तनवीर साहब, मारवी सरमद जो है वो देखें उन्होंने इंटरप्ट करती हैं जो भी कहती हैं, लेकिन आप देखें मैं वही बात जो कमर भट्ट साहब कह रहे हैं कि 200-400 देखें खवातीन हैं, एहतजाज में आप 500 ले आएंगे, 1000 औरतें इकट्ठी हो जाएंगी, वो पूरे पाकिस्तानी मुआशरे को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। तो ये सारे का सारा जो पलंदा इन्होंने अपने आप को, मैं तो यही कहूँगा कि इन्होंने अपने आप को लाइमलाइट में ऊपर लाने के लिए अपनी रेटिंग के चक्कर में इन्होंने ये बात ऐसे कर दी। देखिए एग्रेशन हर बंदे में होता है, हर बंदा गुस्से में आता है, लेकिन तनवीर साहब कहाँ पे ये सारा आप इसको कंक्लूड कैसे करेंगे आप? अच्छा देखिए, आपने बात की थी मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अच्छा, इस स्लोगन को भी हमारे यहाँ गलत रंग दिया जाता है। देखिए, जिस्म में कोई ख़ास अज़ू ही नहीं होता, जिस्म में सर से लेकर पाँव तक पूरा जिस्म होता है और हर बंदा अपने जिस्म का मालिक है। वो उसमें कोई उसके जिस्म को टच कर सकता है कि नहीं टच कर सकता, कोई उसके जिस्म से कोई काम ले सकता है कि नहीं ले सकता, हाथों से पाँव से चलना, ये हर बंदे की अपनी मर्जी है। इस स्लोगन में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि हमारी एक बहुत बड़ी तादाद जो है उनकी ज़हनी पसमानदगी का ये आलम है कि उन्होंने मेरे जिस्म मेरी मर्जी को सिर्फ एक ही मामले तक महदूद कर दिया और ले लिया कि ये खवातीन बदकिरदार हैं, ये गलत सोच रही हैं, ये अपनी मर्जी के मर्दों के साथ ताल्लुकात बनाना चाहती हैं, मर्जी के लोगों के साथ रहना चाहती हैं। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि ये स्लोगन बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसका गलत मानी लिया इस्तेमाल गलत किया जा रहा है। आप देखें, जहाँ तक औरतों का ताल्लुक है, औरतें सिर्फ यही नहीं हैं जिनकी या जो शोशा करके बाजारों में आती हैं, मार्च पास्ट करती हैं, औरतें वो भी हैं जो खेतों में काम करती हैं अपने मर्दों के साथ, जो फैक्ट्रियों में काम करती हैं, जो घरेलू मुलाजमाएं हमारे घरों में काम करती हैं, जो दफ्तरों में काम करती हैं और जगहों पे काम करती हैं। यार वो भी सारी खवातीन है ना, किन किन हालात में क्या क्या काम करती हैं। इसका मतलब आप एक जुमले की वजह सबको उसकी दाद में ले आएंगे आप। अब देखें 8 मार्च जो कि आलमी यौम खवातीन के तौर पे मनाया जाता है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं मनाया जाता, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। उसका मकसद ये है कि खवातीन की अहमियत को उजागर किया जाए, दुनिया को ये बताया जाए, अज़मत खवातीन के हवाले से बात की जाए, का एहतराम
लोगों को समझाया जाए, बताया जाए, और लोगों को ये बताया जाए कि ख़वातीन की मशावरत के बगैर, उनकी मुआवनत के बगैर ना तो घर चल सकते हैं, ना ही मुल्क चल सकते हैं, ना ही मैशत उसके वाले से दुरुस्त हो सकती है। तो ये एहसास लाना मकसद है। तो ऐसे में ऐसे चंद ख़वातीन को आप नमूना ले लें, उनके आप उनके ज़ाती किरदार पे आप चले जाएं, किसी बात पे जाके सबको मतून करें, सब पे आप इल्ज़ाम लगाएं, ये ज़हनी पसमानदगी के अलावा इसको निकाल देना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, कमर भट्ट ऐसा साहब, नहीं होना चाहिए। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा प्रोग्राम में। आप देखें कि बहुत सारी आप देखें, आपकी सहाफ़त में 30 साल गुजर चुके हैं, आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखते हैं कि रोड्स पे जो हमारे जो है ना ट्रैफिक का निज़ाम, हम कहते हैं कि देखें एक्सीडेंट्स आए रोज़ हो रहे हैं, और सबसे बड़ी वजह जो बन रही है वो ड्राइवर की ना तजर्बेकारी, कम उम्री जो है वो सबसे बड़े हादसे। आप देखें लाहौर में पिछले दिनों एक वाक़या पेश आता जिसमें 3 बच्चे जो हैं वो एक मोटरसाइकिल पे जो है वो जा रहे होते हैं, तो उनको हिट किया जाता है, तो वो उनकी डेथ हो जाती है। तो सबसे बड़ा कसूर तो वालिदैन का है जो इनको सवारियाँ दे के। अब आप के नज़रों से ऐसे कई वाक़यात गुजरे होंगे जिनमें ये चीज़ें सामने नजर आती है, लेकिन कसूरवार कौन ठहरता है? जो गाड़ी वाला होता है, या जो बेचारा भी जो उसके आगे हिट में आ गया, तो कसूरवार वही है, वो बेकसूर ठहराते हैं, वो अपने आप को समझते हैं कि बिल्कुल। तो कहाँ पे ये वालिदैन को और ट्रैफिक के निज़ाम के ऊपर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल तो साहब, इसमें 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो जब भी ऐसा कोई ट्रैफिक का हादसा वाक़या पेश आता है अफसोसनाक, तो सबसे पहले जो जाए वक़ूआ पर लोग मौजूद होते हैं वो ज़िम्मेदार बड़ी गाड़ी वाले को ठहराते हैं। वो ये नहीं देखते कि वो मोटरसाइकिल पे जो गलत ओवरटेकिंग कर रहा है, या वो मुखालिफ समझ से पैदल चलने वाला से आ रहा है, या पैदल गलत साइड से आ रहा है, या गलत जगह से वो सड़क को अबूर कर रहा है, वो इस चीज़ को नहीं देखा जाता। फौरी तौर पर जो वो कार है, या ट्रैक्टर ट्राली है, या वो बस है, या मज़दा है, वो फ़ौरन उसके ड्राइवर को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा कर या तो उसकी मरम्मत शुरू कर दी जाती है, या उसको पकड़ के पुलिस के हवाले किया जाता है कि जी ये सारा कसूर इसका है। दूसरी बात ये है कि ऐसे वाक़यात जब होते हैं रोड के ऊपर, तो हम जो है फौरी तौर पर जो है वो हम यही कहते हैं कि ये ट्रैफिक पुलिस की नाअहली है, ट्रैफिक पुलिस की गफलत, मुजरमाना गफलत का है, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आता है। लेकिन उससे पहले ये वालिदैन की और उन बड़ों की भी जिम्मेदारी है जो कम उम्र ड्राइवर जो है, अंडर एज ड्राइवर हैं, छोटे छोटे कमसिन बच्चे हैं, उनको मोटरसाइकिल गाड़ी लेकर वो बाहर भेज देते हैं, उनको पकड़ नहीं करते, उनको नहीं रोकते, इस हवाले से उनकी ट्रेनिंग नहीं करते कि भाई इसको मोटरसाइकिल ना दी जाए, गाड़ी ना दी जाए, कि बाहर जाकर ये खूनी जो है गाड़ी बन जाएगी। तो सबसे पहली जिम्मेदारी वालिदैन की बनती है कि वो अपने कम उम्र बच्चों को, चाहे वो मोटरसाइकिल है, कार है, या कोई भी गाड़ी है, एक तो वो उसकी ड्राइविंग करने से मुकम्मल तौर पर रोकें। बच्चे जब जाते हैं तो एक तो वो शौकी में आकर या तो वो ओवर स्पीड हो जाते हैं, या वन व्हीलिंग शुरू कर दी जाती है, जिसकी वजह से हर रोज़ हादसा होते हैं। वो हादसा में आकर बाज़ दफ़ा तो यह है कि उनकी मोटरसाइकिल की टक्कर लगने से राहगीर जो है जाम हक होते हैं, और बाज़ दफ़ा वो खुद लुकमा अजल बन जाते हैं जो ओवर स्पीड कर रहे होते हैं या ओवरटेक कर रहे होते हैं। अब यही जो लाहौर में वाक़या पेश है, 3 छोटे कमसिन बच्चे जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, तो इस पर बहुत ले दे हो रही है। लेकिन हमें सबसे पहले जो है इसे हर फर्द को, हर महकमे को अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। अब वालिदैन को खास तौर पर पाबंद करना चाहिए बच्चों को कि वो कम उम्र ड्राइवर्स को मोटरसाइकिल ना दे, गाड़ियां ना दे, सड़कों पर ना भेजें, जिसकी वजह से ही ऐसे वाकयात, ऐसे हादसा की रोकथाम मुमकिन हो सकती है। तनवीर साहब, ये देखिए आए रोज़ हादसा, और सबसे बड़ी वजह यही बच्चे बन रहे हैं। और बच्चों को देने वाला कौन है? बच्चों की देखें सबसे बड़ी चीज़ ये, हम सबको मुर्दे इल्ज़ाम 1 मिनट में ठहरा देते हैं। वो बेचारा गाड़ी वाला जो अपनी बिल्कुल रफ्तार से ठीक जा रहा है, अपनी साइड पर बिल्कुल जा रहा है, लेकिन उसको जब एक बच्चा आके ना तजर्बे का ड्राइवर हिट करेगा तो कसूरवार फिर उसी को ही ठहराया जाता है, बड़ी गाड़ी वाले को। और यहाँ पे सबसे बड़ा हमारा जो फुकदान है वो सिर्फ और सिर्फ शऊर की कमी है, आप कह सकते हैं, या वालिदैन की जो तरबियत का असर है। तो ये सारी चीज़ को आप कहाँ किस नज़र से देखते हैं? देखिए जी, टेस्ट केस तो लाहौर वाला वाकया ही है जो ताज़ा तरीन हुआ है। उसमें हुआ क्या है कि एक 12 साल बच्चा घर से मोटरसाइकिल लेके निकलता है, साथ अपने 2 दोस्तों को बिठाता है, और वो बड़ी सड़क पे आ जाता है। यार ट्रक छोटी सड़क पे तो नहीं होता ना, और एक ट्रक के साथ वो टकराता है। उस टक्कर के नतीजे में 3 बच्चों की डेथ हो जाती है। ये इंतहाई अफसोसनाक है, इस पे दिल दुखता है, हर साबे दर्द जो है रो पड़ता है इस पे। लेकिन दूसरी तरफ हुआ क्या है, उसके बाद ट्रक ड्राइवर भाग गया। अब जनाब ट्रक ड्राइवर को पुलिस भी पकड़ रही है, पकड़ने के लिए जा रही है, और उन बच्चों के वालिदैन, महल्लेदार, दूसरे तीसरे, उन्होंने सड़क ब्लॉक की है। वहाँ से गुजरने वाली गाड़ियों पे पथराव कर रहे हैं, वहाँ से गुजरने वाली गाड़ियों को आग लगा रहे हैं, वहाँ पे सड़क ब्लॉक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई?
क्योंकि बच्चों की डेथ हो गई है, एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मेरा सवाल ये है कि जब वो बच्चा घर से मोटरसाइकिल लेके निकला तो क्या घर वालों ने उसको इजाज़त दी? अगर इजाज़त दी तो क्यों दी इतने कम उम्र बच्चे को? अच्छा, अगर वो इजाज़त लिए बगैर निकला तो उसको कैसे बच्चों घर वालों ने क्यों उस पर नजर नहीं रखी? क्यों नजर नहीं रखी? क्यों सवारी दी? क्यों? अच्छा, क्यों सवारी उसको लेकर निकल ही क्यों गया घर से? फिर 2 और बच्चों को भी साथ बैठा रहा है, फिर वो मेन बड़ी इशारा पे भी आ रहा है। अच्छा, उसके बाद मैं हो सकता है ट्रक ड्राइवर की गलती हो, हम कौन सा वहाँ पे थे, लेकिन पहली बात यह कि ये क्यों वहाँ पे मेन बड़ी सड़क पे क्यों गए? गई क्यों मोटरसाइकिल? 2 बच्चे क्यों, 3 बच्चे मोटरसाइकिल के वहाँ पे गए ही क्यों हैं? ये सवाल पैदा होता है। और फिर जब शाम को जब वालिदैन एहतजाज करते हैं तो हर बंदे की हमदर्दियाँ उनके साथ हैं कि इनके बच्चों की डेथ हुई है, जबकि हकीकत ये है कि कानून की खिलाफ वर्जी भी तो उनके बच्चों की तरफ से हुई है। ठीक है, ट्रक ड्राइवर का अगर कसूर है उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऐसे वालिदैन जिनके बच्चे मोटरसाइकिल या गाड़ी लेके सड़क पे निकलते हैं, आते हैं, हादसे का शिकार होते हैं, दूसरों को भी हर्ट करते हैं, जख्मी करते हैं, दूसरों की गाड़ियां तोड़ते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ बच्चों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बच्चों के वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने चाहिए, उनको जेलों में जाना चाहिए ताकि आइंदा ये सिलसिला रुक सके। वरना जब तक वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, कम उम्र ड्राइवरों तक ये सिलसिला जारी रहेगा, ये सिलसिला जारी रहेगा। डेथ नाज़रीन की मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेरा विजन हमेशा मुझे दूसरों से आगे रखता है। जहां सब कहते हैं अब कोई रास्ता नहीं, मेरा रास्ता वहीं से शुरू होता है। आवाजें वही हैं जो सबको सुनाई देती हैं, लेकिन मेरी धुन अलग है क्योंकि मुझे बनाता है लिमिटलेस ऑनर एटेक्स, so that I can see beyond limits, do beyond limits and capture beyond limits. Honor 8X. Live beyond limits. वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले कि जिस तरह की बड़ी जिसे कहते हैं ना दुखा देने वाली बात चल रही थी, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे, प्रोग्राम को लेके जाएंगे सियासत की तरफ। फैसलाबाद की सियासत जो है, आपको जैसे कि हमने एक प्रोग्राम पहले आपको बताया था कि PTI में धड़ेबंदियाँ, मुखालफतें जो है अरूज पर पहुँच चुकी हैं। अब एक उसी ही केस को जो कि पहले जिस तरह के महबूब आलम जो सिंधु थे जिनका मामला चल रहा था, उन्होंने एक यकनाशुद्ध 2 शुद्ध काम कर दिया। उन्होंने एक और जो एक जिस तरह के हम बता रहे थे कि अब्दुल्ला दुमर उनके जो वहाँ पे उनके कोई ज़ाती उनके सेक्रेटरी होंगे या बिस्मिल्लाह खान को कॉल करके वहाँ पे कमर बट साहब धमकियाँ दी, फिर वही गालियों का सिलसिला। अब वो इतनी ऑडियो उसकी वायरल हो चुकी है कि यकीन माने हमें चलाते हुए भी शर्म आ रही है। और मैं चाहूँगा कि नाज़रीन को 1-2 छोटी सी चीज़ें हम ज़रूर सुनाएं ताकि नाज़रीन ये देखें कि उन पे हुकूमत करने वाले जो कंप्लेंट सेल का सदर है पूरे फैसलाबाद के, जिसने कंप्लेंट्स को, शिकायत सेल को डील करना है, जिसने अवाम की शिकायत सुननी है, तो वो इतनी गंदी गालियां जिसको हम अपनी स्क्रीन पे या अपने जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको सुना भी नहीं सकते। तो ये सारा सिनेरियो जो जा किधर रहा है, जबकि MP शकील शाह ने लिख के साफ जवाब दे दिया, मैं उसके खिलाफ जनाब मैं कोई फैसला नहीं दे सकता आप, और वो पेंडिंग है। उसी तरह लुकमान खान जो थे उनका मामला उसी तरह जूं का तू पड़ा हुआ है। तो ये सारा कुछ जा कहाँ रहा है? PTI में फिर कहाँ पे कल्चर, कहाँ पे बातें, कहाँ पे इंसाफ रह गया? जी बिल्कुल जही साहब, ये जैसे जैसे बलदियाती इलेक्शन उस हवाले से पेशरफ्त हो रही है, करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे PTI में मकामी सतह पर जो है धड़ेबंदी वो वाज़ेह होती जा रही है। एक धड़ा जो है वो वज़ीर आला के साथ है, दूसरा धड़ा जो गवर्नर के साथ है, तीसरा धड़ा शाह महमूद कुरैशी के साथ है, चौथा धड़ा असद उमर के साथ है। तो उसके तकरीबन 5-6 धड़े जो हैं फैसलाबाद में मौजूद हैं, जिसका लामहला बलदियाती इंतखाबात में PTI को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और इस वक्त भी जो आप देख रहे हैं, जैसे कि आपने खुद ही सारी बात बता दी कि महबूब आलम सिंधु, एक पहले वाक़या हुआ भी उसकी इंक्वायरी चल रही थी कि एक दूसरी फ़ोन कॉल पर जो है उन्होंने दूसरे वर्कर को इस तरह जो नाज़ेबा अल्फाज और वर्कर को नहीं, उसमें चेयरमैन जो थे उसमें अब नाम लेना नहीं, गालियां दी चेयरमैनों को, और वो फ़ोन कॉल्स उन्होंने रिकॉर्ड करके मुतलका जो हैं PTI के अहदेदारान हैं, PTI की जो कमेटी है, इंतजामिया है, उसको पहुँचा दिए हैं मुतलका अफराद को, अहदेदारान को। इस हवाले से जो गुज़िश्ता इंक्वायरी चल रही थी उसमें वो MP शकील शाह ने साफ जवाब दे दिया कि जी मैं इस इंक्वायरी में मेंबर नहीं बन सकता, मैं ये इंक्वायरी नहीं कर सकता। तो इसी से आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि कहाँ है इंसाफ PTI में।
कि एक MPA जो है वो खुद इनकार कर रहा है कि जी मैं इंक्वायरी नहीं कर सकता। तो वो अगर इस हवाले से वो इतना जानबदारी का मुजाहरा कर रहा है MPA, तो आप खुद अंदाजा करें कि वो असेंबली में बैठ के क्या करेगा और अपने हल्के के अवाम के साथ क्या करेगा, उनको कैसे रिलीफ दे सकता है, उनको कैसे इंसाफ फराहम करेगा। तो इस वक्त जो है वो ना सिर्फ मुकामी सतह पर, निचली सतह पर धड़ेबंदी है, बल्कि ऊपर की सतह तक जो है वो धड़ेबंदी चल रही है। और मैं समझता हूँ कि बल्दियाती इंतखाबात में जब ये बहुत बड़ा सेटबैक इस हवाले से आ जाएगा तो उस वक्त PTI में ये धड़ेबंदी वाज़े तौर पर नजर आएगी, बहुत सारे झगड़े सामने आएंगे। मैं पहले भी गुज़िश्ता प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि PTI को किसी अपोजिशन की जरूरत नहीं है, PTI खुद अपनी अपोजिशन है और ये अपोजिशन लीडर जो इसके अंदर से पैदा होंगे बल्दियाती इलेक्शन में भी, और उस वक्त जो है ये बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा इनको। अच्छा तनवीर बेताब साहब, जिस तरह की हम लास्ट प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि आप अभी से पार्टी जिस तरह की देखें ना, इतनी स्ट्रेंथन पार्टी, अब पूरे फैसलाबाद में मेजोरिटी है, एक कैंडिडेट जो उनका अरसा दराज से चला आ रहा था जो कि अपोजिशन लीडर भी था, ना कि उसको अनाउंस कर दिया जाता, जैसे जिस तरह हम बात कर रहे थे सरदार नदीम सदर डोगर की, तो उनको अनाउंस करके उनको स्ट्रेंथन किया जाता। इस पूरे अरसे में उनको एक जिसे कहते हैं लॉर्ड मेयर के तौर पे सबको बता दिया जाता। लेकिन खिचड़ी जो है उसी तरह पक रही है, उसी तरह ये देखिए सारे मामलात की जड़ सिर्फ वो बल्दियाती इलेक्शन ही बना हुआ है, और जिसकी सपोर्ट में, किसी और कैंडिडेट की सपोर्ट में ये सारे मामला फैलते जा रहे हैं। तो किस नज़र से देखते हैं इस अब ये जो अपडेट आगे बढ़ रही है? देखिए जी, ये धड़ेबंदी जो है ना, ये जिस तरह अभी कमर बट साहब ने जो बात की है वही बात जो आपने भी की है। असल में बल्दियाती इलेक्शन जो हैं आने वाले वही इसकी बुनियाद है। अब हर दड़ा ये चाहता है कि लॉर्ड मेयर हमारा है, हर दड़ा ये चाहता है, यही बुनियादी मामला है ना। अच्छा, उसमें जो है हमारे जो नदीम सादिक डोगर साहब हैं, उनको पार्टी ने सबसे पहले उनके बारे में इशारा दिया, इशारे मिलना शुरू हुए, वो बनेंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ धड़ेबंदियाँ शुरू हो गई, बाकी लोग साथ शुरू हो गए। अब उस कैंडिडेट को मजबूत करने की बजाय जो अनाउंस किया गया कैंडिडेट है और तरफ चल पड़े हैं, और उनके पीछे, हर किसी के पीछे कोई ना कोई MNA है, कोई MP है, कोई गवर्नर है, कोई वज़ीर आला है, कोई ना कोई ताकत के मंबे उनके पीछे हैं। अच्छा, इसका जो है नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, PTI को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। PTI ना सिर्फ बल्दियाती इलेक्शन में पिट भी सकती है इसके नतीजे में, बल्कि दूसरा बात यह है कि उसका असर आने वाले आम इंतखाबात तक जाएगा। अगर ये धड़ेबंदियाँ बनेगी तो जब ये आइंदा इंतखाबात आएंगे तो पार्टी को यहाँ अपनी सीटें हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये मामला पहले पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ भी हो चुका है, ये मामला पहले मुस्लिम लीग नून के साथ भी हो चुका है। यही हुआ था कि उनकी यहाँ बड़ी मजबूत गढ़ था ये शहर दोनों पार्टियों का एक जमाने में। इसी चीज धड़े बनने के नतीजे में देख लीजिए शहर उनके हाथ से निकल गया। और उनके हाथ से निकल सकता है तो कल को PTI के हाथ से भी ये शहर निकल जाएगा। PTI को अब भी चाहिए कि इस पे सख्त एक्शन लें, और एक जो कैंडिडेट जिस तरह अनाउंस किया गया था, दब्त कायम करें। यहाँ पे जो अहदेदार हैं उनका ये फर्ज बनता है कि वो इस सारे मामले को निपटाएं। यहाँ नहीं निपटा तो हमारी जो सूबाई की आदत है वो इस सारे मामले को गैर जानबदारी से निपटाए। अगर ये ना निपटाया गया तो PTI को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अच्छा कमर भट्ट साहब, मैं आऊँगा अस्पतालों की सूरत हाल की तरफ। वहाँ पे मामला तो आपको पता पहले ख़राब थे। अब कुछ सिक्योरिटी जो कंपनियाँ आप देखें, पिछले 1-2 महीने पहले एक अलाइड हॉस्पिटल में सिक्योरिटी कंपनी को चेंज कर दिया जाता है। अब जिसे कहते हैं कि बगैर किसी वजह के आप देखते हैं कि एक नई कंपनी आती है, उसका भी वही पुराना वतीरा, वही डेल डोल, अजीब, एक दहशत ज़दा, एक बदमाशी टाइप का उनका सर्कल उसी तरह चल रहा है। और मरीज़ों से जो है बाकायदा तौर पे बाकायदा हर वार्ड में दाखिले के पैसे लिए जाते हैं, और बाकायदा उसके हवाले से ये भी शिकायत है कि मुबैना तौर पर वो जो है अपने सुपरवाइज़र तक वो सारे पैसे पहुँचाए जाते हैं। और जो फ़ीस वहाँ पर लिखी होती है कि 10 रुपये कोई पर्ची फ़ीस है, उसको 20 रुपये लिया जाता है, और फिर लड़ाई की जाती है बाकायदा हर आवाम के साथ जो आने जाने वाला बंदा होता है। तो मरीज़ों के लवाकिन पहले ही परेशान होते हैं। तो ये सारा केस आप किस नज़र से देखेंगे? अलाइड हॉस्पिटल के इंतजामिया खां, क्या डॉक्टर साहबान जो वहाँ पे VC हैं या जो वहाँ पे MS है, क्या सो रहे हैं वो? तो ऐसा भी इसमें इस हवाले से ये बात ये बताता चलूँ कि एक तो ये है कि जब सिक्योरिटी कंपनीज़ को वहाँ पे ठेका दिया जाता है सिक्योरिटी के हवाले से, तो एक तो ये है कि वो उसमें MS और दीगर जो बासर शख्सियात होती हैं उनकी पसंद नापसंद का एक बोर्ड ऑफ गवर्नर है, पूरा एक VC होता है। वो बोर्ड ऑफ गवर्नर वहाँ कुछ काम नहीं कर पाता। जब ऊपर से दबाव आता है, सिफारिश आती है, सियासी तौर पे होता है काम कुछ, या MS के अपने को मंजूर नज़र सिक्योरिटी कंपनी वाले होते हैं, तो वो इस हवाले से जो है वो फिर वो सारी चीज़ें देख के, तो माजी में और माजी करीब में अलाइड अस्पताल हो या जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद हो या सिविल हॉस्पिटल हो, तो वहाँ पर ऐसी सिक्योरिटी कंपनीज़ को ठेके दे दिए गए सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए।
कि जो मुतलका जो SOPs हैं, जो उसके कायदो ज़वाबत हैं, उस हवाले से वो उन पर पूरे नहीं उतरती थी। उसके बावजूद जो है वहाँ पर उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसका नतीजा सबके सामने आया कि एक तो ये है कि जो सिक्योरिटी गार्ड जो वो भर्ती करते हैं वो मुख्तलिफ हवालों से अगर देखा जाए वहाँ उन पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, उनकी कोई तरबियत नहीं है, ना उनको असला चलाना आता है, ना उनकी प्रॉपर यूनिफॉर्म होती है, ना उनकी प्रॉपर वो वज़ाकता भी नहीं होते, बिल्कुल वो सेहत के हवाले से भी इंतहाई कमज़ोर होते हैं कि वो अपनी गन भी नहीं उठा पाते। और उसके बाद उनकी एक और चीज़, वो कंपनीज जो है उनके साथ जो एग्रीमेंट करती हैं सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ, वो एग्रीमेंट में 12 से 15,000 18,000 रुपये सैलरी लिखी जाती है, लेकिन उनको अमली तौर पे 8 से 10,000 रुपये दिए जाते हैं, वो भी यकमुश्त अदायगी नहीं होती। अब जब ये सूरत हाल होगी तो फिर रिजल्ट भी ऐसे ही होंगे। गार्ड जो है वो ऐसे रिजल्ट देंगे, वो वहाँ जो हॉस्पिटल के अंदर जाने वाले अफराद हैं वो 30 रुपये 50 रुपये लेके उनको अंदर जाने की इजाज़त देते हैं, और इस तरह से हालात ख़राब होते हैं। जब कुछ लोग जो है वो रिश्वत नहीं देना चाहते तो वहाँ पर वो झगड़े होते हैं। और हाल ही में जो है सिक्योरिटी कंपनी को वहाँ से फारिग किया गया, उसकी भी वजह यही थी कि आए रोज़ वहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी गार्ड्स जो है वो लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, शहरियों को मार पीट रहे थे, खवातीन को बालों से पकड़ के घसीटा जा रहा था। और उस वक्त तक एमएस ने नोटिस नहीं लिया, क्योंकि वो उसके मंजूर नज़र फर्द की सिक्योरिटी कंपनी थी। जब तक एक डॉक्टर के साथ बदसलूकी नहीं की गई सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ से, उस वक्त तक इन्होंने नोटिस नहीं लिया। जब एक डॉक्टर के साथ बुरा सलूक हुआ तो उनको सिक्योरिटी कंपनी को फारिग कर दिया। तनवीर बेताब साहब, यहाँ पे देखें अलाइड अस्पताल खास तौर पे इस हवाले से जो है ना क्रिटिसिज्म का शिकार रहता है, और खास तौर पे तनकीद इसलिए होती है कि अलाइड अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या सिक्योरिटी कंपनी है, उसका एक रंग ही निराला है। हर आने वाले मरीज के लवाहिकीन के साथ लड़ा जाता है, हर आने वाले मरीज के लवाहिकीन को वहाँ पे जलील किया जाता है, और उनसे जानबूझ के डबल से डबल पैसे वसूल किए जाते हैं। इवन देन के वार्डों में दाखिले के भी पैसे कहाँ, ये कैसे, फिर ये निज़ाम कौन चला रहा है, किस तरह ये अलाइड हॉस्पिटल का कहाँ पे खड़ा है ये सारा कुछ? तो साहब ये एक बड़ी खौफनाक हकीकत है कि जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं ये एक माफिया बन चुकी हैं। ये कुछ अर्सा पहले तक आपको पता होगा कि यहाँ हर इदारे के अपने सिक्योरिटी गार्ड होते थे, एजेंसियां नहीं होती थी। लेकिन फिर हमारे जो फोर्सेज हैं उनके रिटायर्ड जो अफसरान थे उन्होंने ये एजेंसियां बनाने की बुनियाद रखी, और अपने असर रसूख से उन्होंने ये ठेके हासिल करने शुरू किए सरकारी इदारों में। उसमें स्कूल भी हैं, कॉलेज भी हैं, अस्पताल भी हैं, और दीगर अदारे भी हैं। अच्छा, ये जो सिक्योरिटी गार्ड लिए जाते हैं, ये इनकी जिस तरह भी भट्ट साहब ने फरमाया, इनकी कोई तरबियत नहीं है, खासतौर पे कोई अखलाकी तरबियत नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि इससे बात कैसे करनी है। अच्छा, दूसरा, इनमें ज़्यादा करप्ट लोग हैं, करप्ट दो तरह से, जराइम पेशा अफराद जराइम पेशा मुजरमाना ज़हनीत के लोग हैं। जब मुजरमाना ज़हनीत के लोगों को आप सिक्योरिटी गन दे के खड़ा कर देंगे तो क्या तवक्को रखेंगे आप उनसे? ठीक है, कैसे बताया जाएंगे? अस्पताल जगह है बड़ी नाजुक, आप जरा सब्र कीजिए कि आपका कोई मरीज, भाई बहन, बाप, बेटा कोई अस्पताल में दाखिल है और आपको उस तक दवाई पहुंचानी है, आपको उन तक पहुंचना है, उस तक जाना है, सिक्योरिटी दरमियान में हायल हो रही है, बिला वजह हायल हो रही है, बताइए क्या होगा? ठीक है, वहाँ फिर क्या होता है कि आप अपनी मजबूरी के तहत उनको पैसे देते हैं, रिश्वत देते हैं, और ये खुलेआम रिश्वत चल रही है। ये इल्ज़ाम नहीं है, ये खुद मैंने भी दी है, ये खुलेआम रिश्वत चल रही है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि वो रिश्वत जो है वो आगे जाती है, और मेरे ख्याल में उसके हिस्से जो है ना MS तक भी जाते हैं, AMS तक भी जाते हैं, बाकी लोगों तक भी जाते हैं। बिला वजह उन्होंने आंखें बंद नहीं की हुई, वो सोए हुए नहीं हैं। आपने फरमाया सोए हुए नहीं है, उनकी आंखों पे पैसों की पट्टी बांधी गई है, जिसकी वजह से वो इस बात का नोटिस नहीं लेते। और आपने देखा होगा कोई दिन खाली नहीं जाता जब लवाकिन के साथ इन सिक्योरिटी एजेंसियों की दिंगा मुश्ती नहीं होती, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, खून खराबा नहीं होता। और मैंने एक चीज़ और देखी है कि वहाँ पे बड़े बड़े मैंने सीनियर डॉक्टर्स को, बड़े बड़े प्रोफेसर्स को, साइंसदानों को, बड़े बड़े ताजरों को वहाँ मैंने सिक्योरिटी एजेंसी के कारकुनों के हाथों जलील होते देखा है, इनकी बेइज्जती होते देखी है। तो यार ये कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस बहुत जरूरी है, होना चाहिए। और हम इस मुल्क के आज़ाद शहरी हैं और हमारा हक है कि हमें हर जगह इज्जत दी जाए। बिल्कुल सही है। अच्छा, प्रोग्राम के बिल्कुल आखिर में मैं कमल भट्ट साहब, एक तरफ सिक्योरिटी एजेंसियों का ये, जिससे सिक्योरिटी गार्ड्स का या इस तरह सिक्योरिटी कंपनियों का जो है ये किरदार है, दूसरी तरफ हमारे फैसलाबाद की पुलिस के जो ये नए CPO जो सोहेल चौधरी आए हैं, इनके आने से सबसे बड़ा जो चेंज हमें नजर आ रहा है कि पुलिस के अंदर जो है बाकायदा तौर पे एक इस्लाहात का अमल, एहतसाब का अमल, और पूरी की पूरी जिसे कहते हैं चेक एंड बैलेंस का सिस्टम मुतारिफ हो गया। तो फैसलाबाद के शहरी जो हमारा एक नजरिया है, जो हम एक सोशल मीडिया पे जो हमारी गहरी नजर है, उसके हवाले से लोग बड़े इत्मीनान का शिकार हैं कि SHOs की जिस तरह की बदमाशी, इवन DSP SPs तक को वो ब्लैकमेल करते थे, वो काफ़ी हद तक कम हुई है। तो नाज़रीन, इस प्रोग्राम को डिस्कस
करेंगे अगले जो आने वाला हफ्ता है उसमें जो बेलाग तजिया होगा फैसलाबाद पुलिस की मुकम्मल कारकर्दगी का जो है उस हवाले से हम आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में दिखाएंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे कमर उस्मान भट्ट साहब और तनवीर बेताब साहब को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।